जो कि आपकी अरुण सीधा रहो सबकी। देखिए एक टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 1917 में हुआ था और उस आंदोलन को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह चंपारण आंदोलन का जब मामला था यह काफ़ी पुराना था और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी कब, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआत में गोरे बागान मालिकों ने, क्योंकि आप जानते हैं कि 1917 में, कब, 1917 में भारत में अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था, क्योंकि भारत हमारे देश में आकर के और फूट डालो और शासन करो की नीति अपना करके लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। और उसी समय महात्मा गांधी जब 1915 में स्वदेश जब लौटे तो 1916 के बाद उन्होंने धीरे धीरे क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिए और 1917 में सबसे पहले उन्होंने घूमते फिरते चंपारण में पहुंचे और वहीं से इन्होंने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे गोरे बागान मालिक का मतलब होता है कि अंग्रेज। गोरे लोग कौन थे? अंग्रेज थे। और गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था। अनुबंध करा लेने का मतलब हो गया कि उनकी संपत्ति को एक फिक्स कर देना, यानी कि एक अनुबंध करा देना, रजिस्ट्रेशन जैसे हो गया कि आप अपनी संपत्ति का इतना इस काम में आपको लगा देना, अनुबंध करा दिया था। तो वही अनुबंध को जो था यह 3/20 यानी कि 3 कठिया प्रणाली अंग्रेजों ने भारत में जब आया तो इन्होंने व्यापार करने के हिसाब से आया और आते आते भारत में पूरे राज्य में शासन करना, भारत के सभी राज्य में शासन करना शुरू कर दिया और शासन करते करते भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तो देखिए समझा रहे हैं सब। देखिए पहले तो अंग्रेज जब आया भारत में तो आने के बाद इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया और यह सबसे पहले जब किसानों के प्रति या भारतीय लोगों के प्रति घोर जब अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय किसान परेशान हो गए और महात्मा गांधी पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद चंपारण में पहुंचे और चंपारण में पहुंचने के बाद इनको देखने को मिला कि चंपारण के लोग सबसे ज़्यादा अंग्रेजों के कानून से प्रताड़ित हैं। तो इन्होंने, अंग्रेज ने सबसे पहले क्या कर दिया था कि अंतर्गत किसानों की अपनी भूमि के 3/20 भाग यानी कि 3 कठिया प्रणाली हिस्से में नील की खेती अनिवार्य करना था, यह अनिवार्य था, इसकी अनुबंध कर दिया था। किसको? भारतीय किसानों में, खास करके चंपारण के किसानों के साथ यह एक अनुबंध कर दिया था कि आपको 3 कट्ठा तो हर हालत में नील की खेती करनी है तो करनी है। और यह व्यवस्था 3 कठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी, यानी कि 3/20 यह प्रणाली अंग्रेजों ने भारतीय किसानों के साथ जो लगाया हुआ था, खास करके चंपारण के किसानों के साथ, यानी कि नील की खेती करने के लिए, उसको हम 3 कठिया प्रणाली या पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। 19वीं सदी के अंत में, यानी कि 19वीं सदी के अंत यानी कि जब समाप्त हो रहा था, उस समय जर्मनी में रासायनिक रंगों यानी कि डाई का विकास हो गया, जिसने नील को बाजार में बाहर खदेड़ दिया, यानी कि, और यह आविष्कार हो जाने से क्या कर दिया, नील की बाजार को क्या कर दिया, वह बाहर खदेड़ दिया। इसके कारण चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए, यानी कि विवश मतलब कि एक परेशान हो गए कि खेती को बंद करना था, क्योंकि नील की जो पैदावार बनती जा रही थी उसके लिए अब रोक लगना शुरू हो गया। तो इसके कारण चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। किसान भी चाहते थे कि जो अंग्रेजों की जो नीति बनी हुई है 3 कठिया पद्धति, वह खत्म हो जाए, क्योंकि हर हालत में उतनी खेती करनी थी। लेकिन संजोग बस ऐसा हुआ कि यह 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों का जब विकास हुआ, यानी कि रासायनिक रंग का जब विकास होना शुरू हो गया, तब नील को बाजार से क्या कर दिया गया, खदेड़ दिया गया, यानी कि भगा दिया गया,
नील की खेती करने के लिए नील का जो पैदावार था उसको अब छोड़ दिया गया, क्योंकि रसायन से ही बनना शुरू हो गया। तो रसायन से शुरू हो गया तो खेती बाड़ी से प्रयोग करना तो उचित नहीं था, इसलिए इनको खदेड़ दिया, क्योंकि ये महंगे दामों में हुआ करते थे और रसायन के माध्यम से कम दाम में हो जाता था। लेकिन जब ऐसी स्थिति जब चंपारण के किसानों के साथ भी मिला तो ये भी थोड़ा सा खुश हो गए कि चलो कम से कम इनसे मुक्ति मिलने की स्थिति जब हो गया था कि अब 3 कठिया प्रणाली नील की खेती करने को अब छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में और किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, किंतु परिस्थितियों को देखकर गोरे बगान मालिक यानी अंग्रेज मालिक जो थे, बगान मालिक जो थे, जिन्होंने किसानों की व्यवस्था का फायदा उठाना चाहते थे, यानी कि किसान मजबूर थे कि उनकी खेती का पैदावार होता था, लेकिन जब कंपनी में जब बंद हो गया तब किसान जाए तो कहाँ जाए। किसान विवश जब हो गए तो अब अंग्रेज बगान मालिक अब इन किसानों का जो व्यवस्था था उसको फायदा उठाना चाहता था। ठीक है। और उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने की एवज में लगान व अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। अब अंग्रेज सोचा कि नील की खेती तो अब लोग करेंगे नहीं, नील की खेती करने के लिए कंपनी से जब प्रतिबंध लग गया कि नहीं अब हमको नहीं चाहिए, क्योंकि अब रसायन के द्वारा हम नील का उत्पादन कर ले रहे हैं, तो किसानों के अंदर लगा कि शायद अब यह 3 कठिया पद्धति से हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अंग्रेज बगान मालिक सोचा कि ऐसी स्थिति से तो अभी लोग छुटकारा पा जाएंगे, अब उसको बदले में कर यानी कि टैक्स के रूप में लोगों को विशेष यानी कि अत्यधिक संख्या में लादने की कोशिश कर दिया कि जब अब नील की खेती लोग नहीं करेंगे तब उसके बदले में ये क्या दें, टैक्स दें, यानी कि कर देना शुरू कर दें। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद यानी कि जो अनाज हुआ करता था या नील की खेती जो करते थे तो नील का जो उत्पादन होता था उसको क्या कर दिए, बेचने के लिए बाध्य कर दिया कि आपको बेचना है या कम सस्ते दामों में खरीदने के लिए सोचना शुरू कर दिया। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया था। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी किसके आग्रह पर चंपारण पहुंचे थे, तो किनके, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे थे, चंपारण पहुंचे थे। फलतः गांधी जी राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था, राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वह बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। और ब्रिज किशोर, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच कराने चंपारण पहुंचे। कौन, महात्मा गांधी, क्योंकि राजकुमार शुक्ल इनको आग्रह किए और चंपारण के किसानों की जो स्थिति था उसके बारे में उन्होंने दर्शाए कि चंपारण के साथ यानी चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेजों ने काफ़ी जुर्म में सताया जा रहा है, जिसकी वजह से महात्मा गांधी उनके आग्रह पर चंपारण पहुंचे। और आने के बाद में राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, उसके बाद मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने के लिए चंपारण पहुंचे। कौन, महात्मा गांधी। और गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दिया, क्योंकि उस समय जितने भी अधिकारी थे वे कौन थे, अंग्रेज थे। और वे सोचते थे कि महात्मा गांधी पढ़े लिखे हैं, वकालत किए हुए हैं, और इन्होंने सोचे थे कि अहिंसा परमो धर्म, देश को आज़ाद कराने के लिए चंपारण जब पहुंचे हैं तो यह क्या यहाँ के लोगों की परिस्थिति को जान लिए। और जानने के बाद अंग्रेज अधिकारी को लगा कि शायद महात्मा गांधी यहाँ पे रहेंगे तो निश्चित है कि चंपारण से आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से चंपारण में अंग्रेज जितने भी अधिकारी थे वे सभी लोग महात्मा गांधी को सोचे कि यहाँ से क्या हो, चले जाए, यानी कि चले जाने के लिए उन्होंने प्रेशर देना शुरू कर दिए। किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और महात्मा गांधी अंग्रेजों के इस जो हुक्म मिल रहा था कि आप यहाँ नहीं रहिए, आप यहाँ से चले जाइए, जिसको महात्मा गांधी ने मानने से क्या कर दिए,
इनकार कर दिए और तथा किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने का फैसला किया। और ये सोचे कि अंग्रेज अधिकारी अगर हमको भगाना चाहता है तो हम यहाँ से भागेंगे नहीं, लेकिन ये इसके बदले में वह किसी भी प्रकार की अगर हम लोग को अगर यातना दे रहा है, परेशानी अगर कर रहा है, तो सबको हम झेलने के लिए तैयार हैं, सबको झेलने के लिए तैयार रहेंगे। उधर चले जाओ, वहाँ पे, वहाँ चले जाओ, तैयार रहेंगे। और सरकार के इस अनुचित आदेश के विरोध गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का यह मार्ग चुनना विरोध का सर्वोत्तम तरीका था। यानी कि महात्मा गांधी जो भी भारतीय किसान के साथ हो रहे अत्याचार को झेलने के लिए जो सोच रहे थे, या भारतीय किसानों के प्रति जो भी इनका एक लगाव बना, क्योंकि चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेजों ने घोर अत्याचार कर रहा था, जिसको झेलने के लिए महात्मा गांधी यहीं पर रुक गए और सोचे कि यहीं से देश को आज़ाद कराने के लिए हम आंदोलन करेंगे। तो अतः उसके बाद में गांधी जी के दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई, क्योंकि गांधी जी सोच लिए थे कि चाहे अंग्रेज जो कुछ भी कर ले, लेकिन हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी वहीं पे रह गए, जाने के लिए सोचे नहीं। और अंग्रेज इनको भगाने की कोशिश में लगा रहता था कि चाहे जैसे भी हो इनको यहाँ से भगा दिया जाए, लेकिन महात्मा गांधी भी अडिग हो गए कि हम किसी भी कीमत में यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे वो अंग्रेज हमारे साथ जो भी जुर्म करना चाहे वह सब हमें पसंद है, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और गांधी जी के दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई, अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने के निर्देश दे दिया। अब जब महात्मा गांधी पूरी अडिग हो गए कि हमको अब यहाँ से नहीं जाना है, तो अंग्रेज अधिकारी अपने उच्चतम अधिकारी को वह सूचना किया और उसके उच्च अधिकारी ने आदेश दे दिया कि महात्मा गांधी को जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाए, उनको रहने के लिए छूट दे दी जाए और उनको गांव में घूमने के लिए पूरी छूट कर दिया जाए कि महात्मा गांधी पूरे गांव में अपना घूम सकते हैं और रह सकते हैं। और यहाँ से जाने की जो व्यवस्था थी उसको भी रोक लगा दिया कि महात्मा गांधी अब अपनी मर्जी से रह सकते हैं या गांव में अपनी मर्जी से घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी अडिग हो गए कि आपने जो कुछ भी करोगे हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अगर महात्मा गांधी उनकी बातों को सुन करके अगर चले गए होते तो शायद देश आज़ाद करने में और लंबा समय लग जाता। तो गांधी जी और इस बीच सरकार ने सारे मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया तथा गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। अब गांधी जी को भी अपना सदस्य बना लिया कि कोई भी अगर कमेटी अगर बन रही है जांच पड़ताल करने के लिए तो गांधी जी को भी उसमें सदस्यता दी जाए। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि तिनकठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि गरीब किसान मजबूर थे कि जमीन जितनी भी हो उसी में तिनकठिया पद्धति के अनुसार उनको खेती करना था तो करना था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जब उस संघ के सदस्य बने तो उनकी पहली प्राथमिकता ये थी कि तिनकठिया पद्धति को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, यानी कि हटा दिया जाए। और उन्होंने आयोग को यह भी समझाया कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला गया है, यानी कि अवैध रूप से, यानी कि 10 के बदले 15, 15 के बदले 20, 20 के बदले 50, यानी कि वह सही तरीका से नहीं गलत तरीका से किसानों से जो रुपया तसला गया है, जो रुपया लिया गया है उसका हर्जाना यानी कि वसूला गया, उसके लिए किसानों को हर्जाना दिया जाए। क्योंकि किसानों को जितना प्रताड़ित किया गया उस प्रताड़ना को किसानों ने जब झेले हुए हैं तो उनके लिए हर्जाना उनको दिया जाए, क्योंकि जो यातनाएं उन्होंने झेले हुए हैं उस यातना को दूर करके और उनको हर्जाना दिया जाए। महात्मा गांधी की यह दूसरी प्राथमिकता थी। पहली प्राथमिकता थी जब सदस्य बने संघ के तो उनकी पहली प्राथमिकता थी कि तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया जाए। दूसरी उनकी प्राथमिकता थी कि किसानों के प्रति जो घोर अत्याचार हुआ था और किसानों से जो आवश्यकता से अधिक जो कर वसूला गया था उसको वापस किया जाए।
और साथ ही साथ उसके बदले उनको हर्जाना भी दिया जाए, ताकि जितनी प्रताड़ित उनको किया गया है उसके बदले में उनको हर्जाना दिया जाए। और बाद में एक और समझौते के पश्चात गोरे बागान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हुआ। इतने करने के बाद अंग्रेज अधिकारी ने क्या कर दिया, मात्र 100 का 25% वापस करने के लिए फैसला पर राजी हुआ कि हम 25% वापस कर सकते हैं। इसके एक दशक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। इस प्रकार गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम युद्ध सफलतापूर्वक जीत लिया। चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध अन्य लोकप्रिय नेताओं में अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद एवं शंभू शरण वर्मा शामिल थे। तो इस तरह से मोतिहारी के चंपारण से 1917 में पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई।